पूरी दुनिया में इस इशू पर डिवीजन्स हैं। कुछ कंट्रीज इसराइल के साथ हैं तो कुछ ईरान के। रसिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। पूरे सिचुएशन से इंडिया पर भी फर्क पड़ रहा है, तो वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। इंडिया का ये सब में क्या स्टैंड होता है? न्यू अलायंस बन रहे हैं और ओल्ड अलायंस में क्रैक्स आ रहे हैं। इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ सकती है। ये दिखाता है कि दोनों की दोस्ती कितनी डीप है। और उसके जवाब में ईरान ने भी रिटेलिएट किया। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दुनिया में हो रहे कुछ मेजर डिप्लोमेटिक चेंजेस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ये कॉन्फ्लिक्ट तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इट्स बीन ओवर अ ईयर बट स्टिल इट्स गोइंग ऑन। हाल ही में स्विट्जरलैंड में एक पीस समिट हुआ था जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था, पर रशिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो हम रशिया से पीस की उम्मीद तो थोड़ी कम कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज खासतौर पे अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इंडिया पीस मीडिएटर का काम कर सकता है बिकॉज उसके दोनों ही कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस है। खैर देखते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट कब खत्म होता है। अब देखते हैं इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप्स को। रिसेंटली इंडिया में रशिया के एम्बेसी ने दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 78th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की एक साइकिल रैली के साथ। ये दिखाता है कि दोनों की दोस्ती कितनी डीप है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे जो सैंक्शन लगाया है उसके वजह से ट्रेड में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जिससे इंडिया को और रशिया को दोनों ही ट्रेड करने में प्रॉब्लम्स हो रही है। पेमेंट्स स्टक हो रहे हैं, डिफेंस डील में डिलेज हो रहे हैं, पर फिर भी इंडिया अपनी ओल्ड फ्रेंडशिप्स को अच्छे तरीके से निभा रहा है। प्रीटी कूल राइट। अब आते हैं ईरान और इजराइल के टेंशन्स पर। रिसेंटली इजराइल ने ईरान पे अटैक्स किए और उसके जवाब में ईरान ने भी रिटेलिएट किया। पर उसी बीच अमेरिका ने 21 जून को इस वार में कूद पड़ा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे निशाना बनाया गया, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बस कुछ महीने के लिए रुका, खत्म नहीं हुआ। ईरान ने अमेरिका के कतर वाले उदिद बेस और इजराइल पे मिसाइलें दागी, जिसमें इजराइल के 80 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। ये टेंशन जो है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है और कई कंट्री अपने अपने अलाइज के साथ स्टैंड ले रहे हैं। अमेरिका, सऊदी अरबिया और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल के साथ हैं। इंडिया ने अभी तक किसी का साइड नहीं लिया और दोनों से पीस की अपील की है। पर काफ़ी लोगों का ये कहना है कि अगर ये सिचुएशन बढ़ा, अगर ये वॉर और ज़्यादा बढ़ा और भी कंट्रीज अगर इसमें इन्वॉल्व हुए तो वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। इस पूरे सिचुएशन से इंडिया पर भी फर्क पड़ रहा है। इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स के लिए ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता है जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है। तो अगर ये रूट ब्लॉक हो गया तो इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ सकती है। साथ ही 4 बाहर पोर्ट जो कि इंडिया को अफगानिस्तान से और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है वो भी अफेक्टेड हो सकता है। पाकिस्तान ने इस मैटर में ईरान का सपोर्ट किया है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमें इस वॉर में इजराइल के अगेंस्ट सारे मुस्लिम कंट्रीज को यूनाइट होना चाहिए। पाकिस्तान ने मुस्लिम यूनिटी की बात भी उठाई है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। पूरी दुनिया में इस इशू पर डिवीजन्स हैं। कुछ कंट्रीज इसराइल के साथ हैं तो कुछ ईरान के। यूएन और अदर इंटरनेशनल फंड्स पर भी डिस्कशन चालू हैं, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। इस इवेंट से पूरी दुनिया का डिप्लोमेटिक मैप चेंज हो रहा है। न्यू अलायंस बन रहे हैं और ओल्ड अलायंस में क्रैक्स आ रहे हैं। तो भाई ये थे कुछ मेजर डिप्लोमेटिक चेंजेस जो दुनिया में हो रहे हैं। तो आगे वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है और कौन कौन से नए अलायंस बनते हैं और कौन कौन से पुराने अलायंस में क्रैक्स आते हैं, कौन कंट्रीज किसका साथ देता है, कौन न्यूट्रल रहता है, और इंडिया का ये सब में क्या स्टैंड होता है। क्या वो हमेशा से पीस पे खड़ा रहेगा या फिर वो भी